तो एग्जाम्पल 6.6, पहले तो मुझे इसकी इमेज उठानी होगी यहाँ से। चलो देखते हैं क्वेश्चन। अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक मेटेलिक रॉड है, इसकी लेंथ क्या है, 1 मीटर है। टेस्ट चार्ज आज की निर्देशा है। तो मैं जो भी पूछूंगा, अगर किसी का डाउट नहीं है तो उसका आंसर नवदिशा को ही करना है। और a metallic rod of 1 मीटर in length is rotated, तो भाई रोटेट कर रहे हैं तो सर्कल तो बनेगा ही। सर्कल तो बनेगा ही, सर्कल बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मेंशन होगी कहीं। अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो अगर इसकी एक्सिस ये है तो इसके पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्रॉस से, और इनके बीच कंटिन्यूअस स्पेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। अभी रॉड नहीं बनाया मैंने, अब इसमें एक रॉड है जिसे रोटेट किया जा रहा है। तो रॉड ले लेते हैं, ये रॉड है। इनिशियली ये यहाँ है, थोड़ी देर बाद रोटेट होने के बाद ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ तक ठीक है, किसी को इशू। रॉड की लेंथ 1 मीटर है, तो क्या ये 1 मीटर रेडियस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। Yes, sir. रोटेशन की स्पीड ओमेगा दी है, मतलब ये जो थीटा होता है ये ओमेगा टी के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए, ये 11th क्लास की चीजें हैं। थीटा इज ओमेगा टी, मतलब टोटल कितना एंगल वो ट्रेवल कर रहा है, दैट इज ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड टी इज टाइम। अभी तक मैं सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 1 मीटर रॉड की लेंथ होगा क्या, जब ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, और वो फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, वो फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ पुश करेगा, आउटर एंड पे। और जब वो आउटर एंड पे जाएंगे, ये जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स will move electrons towards outer end of rod। तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, आउटर एंड पे एक रिंग फॉर्म करेंगे, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। जो मोशनल ईएमएफ आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, वो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और कितना ईएमएफ जनरेट होगा, तो ईएमएफ का फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बी वी एल। तो छोटा ईएमएफ अगर जनरेट होगा तो वो बी वी डी आर हो जाएगा।
एक छोटे एलिमेंट का अगर हम ईएमएफ एज्यूम करें तो वो बी वी डी आर हो जाएगा। टोटल रॉड का ईएमएफ क्या होगा, इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन बी वी डी आर। वी को आप आर ओमेगा लिख सकते हैं, रोटेशनल मोशन में ये पढ़ाया जाता है 11th में। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी वी की जगह आर ओमेगा डी आर। बी और ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, तो बी ओमेगा आर डी आर। कहाँ से कहाँ तक, 0 से आर तक। तो इंटीग्रेशन करिए तो बी ओमेगा और आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा इंटीग्रेट करके। तो हाउ मच ईएमएफ इज जनरेटेड ईएमएफ इज हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। आपको सब कुछ पता है, वैल्यूज डालनी है, आंसर आ जाएगा। किसी को कोई इशू है, बी की वैल्यू क्या दी हुई है बोलते जाइए, मुझे चाहिए। बी क्या गिवन है क्वेश्चन में, बी क्या गिवन है, मैं ही ऊपर करूँ, 1 टेस्ला। ओमेगा क्या गिवन है, 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी दी है, ओमेगा निकालना होगा। रेडियस 1 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 1 टेस्ला। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई × 50 विच विल बी इक्वल टू 314 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एंड आर इज गिवन 1 मीटर। पुट ऑल दीज वैल्यूज, तो बी की जगह 1 टेस्ला, ओमेगा की जगह 314, आर स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर। तो EMF induced will be around 157 volt. Am I right? आंसर चेक कर लीजिए आपने। यस सर, हाँ यही आंसर। समझ आया, ये इमोशनल EMF का ही केस है, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो आपको हिट नहीं किया होगा दिमाग में, कि जब भी आप किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगता है। यहाँ आप जब लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स आउटर एंड की तरफ होगा। तो वो मैग्नेटिक जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में, वो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की वजह से आउटर एंड पे चले जाएंगे। और जब एक एंड पे चार्ज ज़्यादा है, दूसरे एंड पे चार्ज, एक पे चार्ज एक्सेस है, दूसरे पे डेफिशिएंट है, तो ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर। मोशनल ईएमएफ की सिंपल मीनिंग यही है, EMF induced due to the motion of conductor। समझ गए? और किसी को कुछ पूछना है? तो यहाँ इस फिगर में हमसे क्या पूछा गया है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, मतलब कैपेसिटर्स की पोलैरिटी क्या होगी। तो लेंजेस लॉ क्या कहता है, इंड्यूस्ड करंट अपोजेस, किसे अपोज करता है, कॉज ऑफ EMF। इंड्यूस्ड करंट अपोजेस चेंज इन फ्लक्स, मतलब ये अपने ही कॉज को अपोज करता है। फ्लक्स चेंज की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, और इंड्यूस होने के बाद वो फ्लक्स चेंज को अपोज करेगा, वो नहीं चाहेगा कि फ्लक्स चेंज हो। तो मैंने आपको एक बात बताई थी सिंपल याद रखने के लिए, कि अगर नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह, तभी तो इसे रिपेल करेगा और आने पास आने से रोकेगा। नवदिशा यही बताया था लास्ट क्लास में। यस सर। तो नॉर्थ पोल कब बनेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज होंगी चीजें। करंट एंटी क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल। ध्यान रहे, मैं आंखें इधर हैं, इधर से आप देख रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, आंसर हो गया। Property by which coil opposition is charged.
Inductance is a phenomena when change in current in a coil itself induces EMF in it. समझाता हूँ. When a change in current in a coil induces EMF in it is called inductance. Is called inductance. जब एक कॉइल है और इस कॉइल में कोई करंट फ्लो हो रही है, ये एक कॉइल है, इस कॉइल में आई करंट फ्लो हो रही है. अगर इस आई करंट की वैल्यू को मैं वेरी करूं with the help of a rheostat, if I vary the current flowing in this coil, इस करंट की वजह से एडिशनल फ्लक्स चेंज इंड्यूस होगा और ये कॉइल अपने आप अपने अंदर EMF इंड्यूस करेगी विच विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट. जो बैटरी की हेल्प से आप इसमें ये करंट फ्लो करा रहे हैं, जब ये करंट चेंज होगा इस कॉइल के अंदर, तो करंट चेंज होगा. आप याद करो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या थी लास्ट चैप्टर में, म्यू नॉट एन आई. इफ आई विल वेरी करंट, फ्लक्स क्या होता है, बी ए. If I will vary current, magnetic field will vary, flux will vary. On varying current, current को change करने पे, on varying current, B will vary. In turn, flux will change. Flux will vary or change, whatever you want to write. When flux will vary, EMF gets induced in the coil. Induced in the coil, which opposes, भाई लेंजेस लॉ फिर से आ गया, opposes the flow of current in it which opposes the flow of current in it. और ये अपोज कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बैक EMF. hence called back EMF. Mind it, this word back EMF. back EMF. किसी को पूछना है इसमें कुछ? जब एक कॉइल से आप करंट फ्लो करा रहे हैं, जब तक वो करंट कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं. जैसे ही वो करंट वेरी करेगी, करंट की वैल्यू चेंज होगी, तो फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा अपने आप बाय फैराडे लॉ. क्या है फैराडे लॉ? -N/d∅/dt. अब EMF इंड्यूस होगा तो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग वो इंड्यूस्ड EMF इस करंट फ्लो को अपोज करेगा, जो आप इसमें फ्लो कराना चाह रहे हैं, इस करंट फ्लो को अपोज करेगा, इसीलिए उसे बैक EMF कहेंगे. और ये फिनोमेना इंडक्टेंस कहलाता है. दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज इंडक्टेंस. अब ये दो तरीके से ऐसा हो सकता है. ये जो मैंने केस आपको बताया है, ये कॉइल खुद ही अपने अंदर ऐसा कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं, दिस इज द केस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. द केस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. ये किसका केस है? सेल्फ इंडक्टेंस का केस. समझ रहे हो?
तो सेल्फ इंडक्टेंस कई बार स्टूडेंट को एक बार में समझ नहीं आती, मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ। आपने अब तक 2 डिवाइसेस पढ़ लिए हैं, कौन कौन से पढ़े हैं जोया बताना जरा। एक आपने पढ़ा है रजिस्टर, जिसे आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, फिर एक आपने पढ़ा कैपेसिटर। अभी एक थर्ड कंपोनेंट ऐड होने जा रहा है आपके सर्किट में, इंडक्टर। रजिस्टर में जो कोई भी बैटरी या पावर सप्लाई वर्क करती है वो अगेंस्ट रेजिस्टेंस करती है, विच इज डेसिपेटेड एज हीट, करेक्ट। यहाँ जो वर्क होता है वो अगेंस्ट रिएक्टेंस होता है, दैट यू विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर। और यहाँ जो वर्क होगा वो अगेंस्ट रिएक्टेंस ही होगा, मतलब इंडक्टेंस की एक प्रॉपर्टी है, जैसे कंडक्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होती है, इसी तरह कैपेसिटर और इंडक्टर की प्रॉपर्टी इंडक्टेंस रिएक्टेंस होती है। तो जब डिवाइस में करंट फ्लो होगा, सिंपली एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो पावर कंज्यूम क्यों नहीं हो रही। जैसे अभी आपके बोर्ड में पावर सप्लाई आ रही है, लेकिन आपने उससे कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं कर रखा, प्लग नहीं कर रखा, तो क्या पावर कंज्यूम हो रहा। नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि किसी के अगेंस्ट वर्क ही नहीं करना। लेकिन जैसे ही उससे आप एक हीटर या एक एसी या एक कूलर कनेक्ट करेंगे बोर्ड से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे वर्क करना है अगेंस्ट दैट डिवाइस। समझ रहे हो? तो यहाँ अब ये मत सोचना कि ये इंडक्टेंस से रिलेटेड है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ लेंजेस लॉ यानी कि बैक ईएमएफ वो कंडीशन प्रोवाइड करता है कि एक्सटर्नल एजेंसी किसके अगेंस्ट वर्क करे। समझ गए? ओके सर। तो 5 विल बी प्रोपोर्शनल टू आई, फ्लक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू आई, जितना ज्यादा करंट में चेंज होगा, यहाँ आई का मतलब है चेंज इन करंट, मैं डेल्टा नहीं लगा रहा, या आप इसे ना मानो तो कुछ और ऐड कर देते हैं इसमें। 5 विल बी प्रोपोर्शनल टू आई, हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एल आई। एल इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंडक्टेंस, इंडक्टर की प्रॉपर्टी इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। और इसे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अब आपका चैप्टर 6 चल रहा है, 6 ही है ना। चैप्टर 7 में भी इंडक्टर ही है, इन दोनों चैप्टर में अब इंडक्टर ही इंडक्टर है, नथिंग एल्स। मतलब और चीजों, हर टॉपिक में इंडक्टर मिलेगा आपको, तो इसे ध्यान से समझो। तो एल इज व्हाट, 5/I। एक इक्वेशन तो ये हो गई मेरे पास। एल की यूनिट क्या है, किसी को पता है? हेनरी। जोसेफ हेनरी को सम्मान देने के लिए इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी रखी गई, हेनरी। जोसेफ हेनरी की याद में इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी रखी गई, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको 3 एक्सपेरिमेंट बताए थे, 3 एक्सपेरिमेंट। और वो 3 एक्सपेरिमेंट क्या थे? 2 तो माइकल फैराडे के थे और एक जोसेफ हेनरी का था। तो आप हेनरी वाले एक्सपेरिमेंट को देखिए। ये यहाँ इसने किसी बार मैग्नेट का यूज नहीं किया, किसी तरीके का मूवमेंट नहीं है, किसी तरीके का मूवमेंट नहीं है, बस आप इस स्विच को ऑन करते हैं, फ्लक्स चेंज होता है, यहाँ यह गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, आप इस स्विच को ऑफ करते हैं, फिर करंट मैक्सिमम से 0 होती है, फ्लक्स चेंज होता है, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आता है। याद है नवदिशा? यस सर। तो ये एक्सपेरिमेंट जोसेफ हेनरी का था और यहाँ से इंडक्टेंस निकल के आया।
तो इसी की याद में यूनिट क्या हो गई, इंडक्टेंस की हेनरी। अब मैं आपको यूनिट नहीं समझा रहा था, एक्चुअली रिवाइज करा रहा था कि आपने पीछे क्या पढ़ा है। क्या, तो L इज इक्वल टू 5/I। अब EMF इंड्यूस क्या होता है, अगर कॉइल में n टर्न्स है तो -n d∅/dt, विच यू कैन राइट एज -n d/dt। फाइव की जगह आप लिख सकते हैं Li, विच विल बी -n, which will be -nL di/dt, most important formula from inductor. Induced EMF is -n di by -nL di/dt। अभी भी आपसे पूछा जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालिए किसी इंडक्टर में, तो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ का यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑब्वियसली इंड्यूस्ड करंट के लिए आप क्या करेंगे, I इज इक्वल टू E/R। E/R कर दीजिए, -nL/R di/dt। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस इस रिलेशन पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी मैं आपको ईएमएफ के साथ करंट लिख के नहीं दूंगा, वो आप अपने आप समझ जाएंगे कि करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करना। अभी मुझे कैपेसिटर का फॉर्मूला याद है किसी को, नवदिशा? डिस्चार्ज तो दो नहीं हो। सर सीरीज में? नहीं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताइए क्या था, व्हेन एयर इज बिटवीन द Q is प्लेट्स ऑफ equals to कैपेसिटर। CV। नहीं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, याद है? यस सर। तो यहाँ ये किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द कैपेसिटर, ज्योमेट्री जिसे आप कहते हैं, एरिया, सेपरेशन और मीडियम। आई वांट टू से कि इंडक्टेंस का भी ऐसा कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें वो अपनी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी और मीडियम पे डिपेंड करे, बस अप्लाइड इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या देखा है, ρL/A। ये लेंथ, एरिया, ये सब क्या है, फिजिकल पैरामीटर्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो मुझे इंडक्टेंस का भी एक ऐसा ही कोई सा सर्किट ऐसा नहीं है जिसमें इंडक्टेंस ना हो। ज्यादातर इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो एसी सर्किट जो आप घर में लगाते हैं, उसमें इंडक्टेंस होता ही होता है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो मुझे क्या चाहिए, इंडक्टेंस का एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें इसकी ज्योमेट्री और मीडियम इंक्लूडेड है। तो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, इंडक्टेंस L ऑफ अ सोलेनॉइड, जिसे आप अब कॉमनली इंडक्टर कहेंगे बार बार, डिपेंड्स ओनली on its geometrical property, geometrical property and medium inside it। क्लियर है? तो देखते हैं, पहले मैं एक सोलेनॉइड बना लेता हूँ। यहाँ हमने आई करंट फ्लो करा है, ये रियोस्टेट है, ये की है, सारी चीजें तो आपको पता ही है। ये L लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, L इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये को πr² कह रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
A is area of cross section. N is turn density. N is what? Turn density. That means number of turns per unit area. Number of turns, sorry, per unit length. Per unit length. Number of turns per unit लेंथ. कैपिटल एन एक वैल्यू है और कैपिटल एन को ये टर्म समझने जरूरी है, आपको बार बार मिलेंगे, हर न्यूमेरिकल में मिलेंगे, समझ नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी. कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. अब समझते हैं जरा. 5 वैसे तो क्या होता है, एल. फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है, एल. अभी आपने ऊपर देखा. फाई का दूसरा फॉर्मूला क्या है, बी इंटू ए, जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा. बी को आप क्या कह सकते हैं, म्यू नॉट एन आई इंटू ए. ये फॉर वन टर्न है. फॉर टोटल टर्न्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए इंटू एन एल. एन एल कैपिटल एन यानी टोटल टर्न्स क्या होता है, स्मॉल एन इंटू एल. ध्यान दो, इसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं बार बार इसे हाईलाइट कर रहा हूँ. न्यूमेरिकल में लिखा होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, आप समझ लेंगे स्मॉल एन. न्यूमेरिकल में लिखा होगा टर्न पर यूनिट लेंथ, आप समझ लेंगे कैपिटल एन. तो ध्यान रखें इस चीज को. तो ये हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल. अब भाई ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, ये बराबर होने चाहिए. तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो 1 एंड 2 को देखते हैं. म्यू नॉट एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल. आई से आई गया, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल. देख लो आप, ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड कर रहा है. एन इज ज्योमेट्री, ए इज ज्योमेट्री, लेंथ इज ज्योमेट्री. N is geometry, A is geometry, length is geometry, mu naught is medium. तो जिस तरीके से कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस है, इसी तरह ये सर्किट का थर्ड कंपोनेंट इंडक्टेंस होता है, जो हर कंडक्टर में होगा, क्योंकि जब भी आप किसी सर्किट को स्विच ऑन करेंगे उसमें करंट चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस